नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज की कहानी है आखिर ऐसा क्या हुआ देवरानी को बनना पड़ा सौतन। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। जानकी: हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। मौसी: अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना। मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी, पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत कसक के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल कसक की शादी 2 साल पहले ही पुनित से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। पुनित का छोटा भाई था पंकज, जिसकी शादी अब प्रीति से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने पंकज को देखकर कसक ने कहा, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा बुढ़ापा ही आ गया। प्रीति आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। पंकज: आप भी न भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से पंकज और प्रीति की शादी हुई और प्रीति अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर कसक के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत कसक के पास आई और बोली, मेरी बात सुन कसक, नई बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी। कसक: हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें कसक के दिमाग में बस गई थीं। कसक ने भी ठान लिया था कि वो प्रीति से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया। सब ठीक चल रहा था। प्रीति बिना किसी के कहे कसक का घर के कामों में हाथ बटाती। इस तरह कसक और प्रीति की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते। लेकिन बीच बीच में कसक को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन पुनित: अरे कसक, जरा सुनो तो। कसक: हाँ जी, कहिए। पुनित: वो प्रीति और पंकज को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। कसक: शहर से क्यों, हमारे यहाँ दुकान कम है क्या। पुनित: अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। कसक: अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। पुनित: अच्छा, तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया सी साड़ी। अब खुश हो और सुनो, पंकज को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। कसक: ठीक है। पुनित की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन कसक अपने देवर पंकज के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में पंकज ने कसक से पूछा, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं। कसक: तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। पंकज: रिश्तों का इंस्पेक्टर, पर देखना भाभी, एक दिन आपको प्रीति पर नाज होगा। कसक पंकज की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे
वहां एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से पंकज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कसक भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुनीत, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में पुनीत और दूसरे कोने में प्रीति दहाड़े मारकर रोने लगे। पुनीत ने अपने भाई को गवा दिया था और कसक जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वहीं प्रीति शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी कसक के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर सब जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन डॉक्टर, देखिए पुनीत जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी कसक की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारें। पुनीत, कितना वक्त है मेरी कसक के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर पुनीत कसक को घर ले आया। अब कसक सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, उसकी आंखें खुली रहती, पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। पुनीत, चिंता मत करो कसक, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रीति, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वो भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाएं, तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। प्रीति की बात मानकर पुनीत ऑफिस चला गया। इधर प्रीति ने कसक की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। पुनीत ऑफिस जाता और प्रीति सारा दिन कसक की सेवा में लगी रहती। शाम को पुनीत आकर कसक से खूब सारी बातें करता। कसक बातें सुनती तो थी, मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर प्रीति कसक की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। प्रीति की सेवा और उसका प्यार देखकर कसक की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा जो जाना था वो हो गया। इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। प्रीति के जी जाने लगाने के बाद भी कसक की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन पुनीत ने प्रीति से कहा, पुनीत, प्रीति, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। प्रीति कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पुनीत के जाने के बाद तो प्रीति हर वक्त कसक के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। कसक अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि प्रीति वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात प्रीति सो गई तो कसक ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे।
कब तक पुनीत अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते कसक की भी आंखें लग गईं। 1 हफ्ता बीत गया। पुनीत वापस आया तो आते ही वो कसक के पास बैठ गया। प्रीति भी पुनीत के लिए पानी लेकर वहां आ गई। तभी अचानक कसक के हाथ में हलचल हुई। यह देखकर पुनीत और प्रीति बहुत खुश हो गए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही कसक का कांपता हुआ हाथ पुनीत की तरफ बढ़ा। पुनीत ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर कसक ने प्रीति को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। प्रीति भी फौरन जाकर कसक के पास बैठ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन प्रीति वहां से नहीं जा सकी क्योंकि कसक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर कसक ने एक गहरी सांस ली और पुनीत और प्रीति का हाथ एक दूसरों के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये पुनीत और प्रीति अच्छे से समझ चुके थे। तब प्रीति ने उससे कहा, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी। कहते हुए प्रीति कसक के काफी नजदीक आ गई थी तो कसक ने प्रीति के सर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें